अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल चैनल। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि पावर फैक्टर से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर पावर फैक्टर का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप किसी भी लेवल पर इंटरव्यू देने जाएँ तो पावर फैक्टर से रिलेटेड जो है वो आपसे लाज़मी क्वेश्चन होता है कि पावर फैक्टर जो है वो क्या है? लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर को इम्प्रूव क्यों करना चाहिए? पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के जो है वो मेथड्स क्या हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर क्या है? तो आज जो है गाइस हम इस वीडियो में पावर फैक्टर को डिटेल से पढ़ेंगे, ए टू ज़ी पढ़ेंगे कि पावर फैक्टर जो है वो होता क्यों है, क्यों इम्प्रूव करते हैं, मेथड्स क्या हैं और पावर फैक्टर लीडिंग, लैगिंग क्या होता है और क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या है। लेकिन गाइस पावर फैक्टर को सही से समझने के लिए आपके लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल में जो है वो पावर कितनी टाइप्स की होती हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या है, कौन-कौन से लोड जो हैं वो किस-किस पावर को कंज़्यूम करते हैं। तो अगर आपको जो है वो पावर से रिलेटेड इतना आइडिया नहीं है तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं शो कर दूंगा, आप पहले उसको देख लें तो आपको पावर फैक्टर की जो है वो सही से समझ आएगी। तो गाइस पावर फैक्टर को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पावर फैक्टर की जो है वो टोटल तीन डेफिनेशंस हैं। तो बहुत से लोगों को जो है वो तीनों डेफिनेशन का नहीं पता होता। बहुत से लोग जो है वो एक या दो ही तरीके से पावर फैक्टर को डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में जो है वो पावर फैक्टर को तीनों तरीके से जो है वो डिफाइन करेंगे कि पावर फैक्टर को किस किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो उसकी जो पहली डेफिनेशन है वो ये है कि पावर फैक्टर जो है वो इज द कोसाइन एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। आपको पता है कि हमारा कोई भी लोड है तो वो करंट और वोल्टेज पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। उसके अंदर जो है वोल्टेज स्टेबल होते हैं तो उसके अंदर जो है वो करंट फ्लो होता है। तो जो वोल्टेज और करंट है उसके बिटवीन जो एंगल है, अगर हम उस एंगल का, उस फाई का, उस थीटा का अगर हम कोसाइन ले लें तो उसको जो है हम पावर फैक्टर का नाम देते हैं। तो पावर फैक्टर उसको हम डिनोट करते हैं कोस फाई से, और जो ये फाई है ये बेसिकली एंगल है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये मैंने एक वेवफॉर्म बनाई है करंट और वोल्टेज की, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो बिटवीन जो इसके एंगल है, ये जो एंगल अगर हम इसका जो है वो कोसाइन ले लें, कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। तो ये जो है हम उसको पावर फैक्टर का नाम देते हैं। और सेकंड तरीके से जो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वो इसके वर्ड के अंदर ही है कि पावर फैक्टर जो है वो बेसिकली फैक्टर है पावर का। फैक्टर का मतलब होता है रेशो। तो अगर हम देखें कि ये पावर की रेशो है तो कौन कौन सी पावर है जिसकी ये रेशो है, तो वो है किलोवाट और केवीए। किलोवाट का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये एक्टिव पावर है जो बेसिकली जो लोड है वो एक्चुअल में यूज़ करता है, और केवीए जो है वो अपीरेंट पावर है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो पावर फैक्टर है वो एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपीरेंट पावर है। तो अगर हमने इसको जो है वो पावर से रिलेटेड डिफाइन करना हो पावर फैक्टर को, तो हम इसको कह सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन द एक्टिव पावर एंड द अपीरेंट पावर। और ये जो इसकी डेफिनेशन है ये बेसिकली इसके वर्ड से ही आपको डिफाइन मिल सकती है कि पावर फैक्टर जो है वो फैक्टर मीन्स होता है रेशियो किसी भी चीज़ की, और पावर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर है। तो ये जो गाइस आपके सामने ट्रायंगल है, ये इसको हम पावर ट्रायंगल कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये गाइस जो ये ट्रायंगल मैं आपके सामने कोई भी बनाता हूँ, तो इसका जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो इसकी नीचे वाली साइड है इसको हम कहते हैं बेस, और जो इसकी सामने वाली साइड है इसको हम कह देते हैं हाइपोटेनियस। तो और ये जो इसके अंदर है यहाँ पर जो है ये लेट्स सपोज एंगल है, तो जो एंगल के सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये जो है इसकी बेस है और ये हाइपोटेनियस है। अगर हमने इस एंगल का कोसाइन लेना है, ये अगर मैं इसका एंगल का कोसाइन ले लेता हूँ, तो कोसाइन होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। और अगर मैं इसका साइन लेता हूँ, साइन का इसी एंगल का अगर हम साइन ले लेता हूँ, तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यही जो है वो पावर ट्रायंगल के अंदर इसी की बेस पर जो है वो फॉर्मूला ड्राइव होता है पावर फैक्टर का, जो कि हम दोबारा चलते हैं उस पे। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इसकी बेस है, बेस पर जो है एक्टिव पावर है, और परपेंडिकुलर पे जो है वो रिएक्टिव पावर है, और जो इसका हाइपोटेनियस पोर्शन है यहाँ पर अपीरेंट पावर है। और ये एंगल है, अगर हम इसका कोसाइन लें तो मैंने आपको बताया है कि जो कोसाइन है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की जगह जो है हमारी ये किलोवाट है, तो ये किलोवाट हम लिख लेते हैं।
और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस पे यहाँ पे है अपीरेंट पावर, तो ये हम केवी यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो है वो पावर ट्रायंगल से हम पावर फैक्टर को ड्राइव कर सकते हैं, इसके फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पावर फैक्टर का जो फार्मूला है ये बेसिकली आया कहाँ से है, तो आप जो है ये पावर ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ करके यहाँ से समझा सकते हैं कि इस तरीके से जो है ये पावर फैक्टर का जो ये फार्मूला है, जो पावर पर डिपेंड कर रहा है, ये यहाँ से ड्राइव होता है। और जो इसकी थर्ड डेफिनेशन है ये है रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस। ये डेफिनेशन जो है वो बहुत कम लोगों को पता होती है, लेकिन अगर आपको पावर फैक्टर की ये तीनों डेफिनेशन पता है तो आपके लिए जो है ये प्लस पॉइंट है। ये भी सेम इसी ट्रायंगल के अगेंस्ट ही आता है। ये इसके पर बेस पर देखें तो इसकी रेजिस्टेंस है, और अगर इसके हम हाइपोटेनियस साइड पर देखें तो यहाँ ये इम्पीडेंस है। तो इसी तरह अगर हम ये बेस ओवर हाइप अगर लेते हैं तो ये आर ओवर जेड बन जाता है। तो ये जो है इसकी पावर फैक्टर की थर्ड डेफिनेशन है, जो कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आगे हम देख लेते हैं कि पावर फैक्टर का जो है वो यूनिट क्या होगा। आपको मैंने बताया है कि जो पावर फैक्टर है ये बेसिकली रेशियो है पावर की। तो अगर हम रेशियो लें पावर बाय पावर की, तो पावर को और इनकी आपस में जो यूनिट्स हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं, और इसका जो यूनिट है वो कोई नहीं बचता। तो इसी तरह जो पावर फैक्टर है, अगर आपका उससे आपसे कोई पूछे कि इसका यूनिट क्या है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता पावर फैक्टर क्या, क्योंकि ये बेसिकली पावर की ही रेशियो है, पावर बाय पावर ही है। आगे हम देख लेते हैं कि जो पावर फैक्टर है इसकी आइडियल स्टेट क्या होती है। तो गाइस इसकी आइडियल स्टेट जो है वो सिर्फ रेजिस्टिव लोड के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड के अंदर जो है वो रिएक्टिव पावर नहीं होती। आइडियल स्टेट जो है वो पावर फैक्टर की वो यूनिटी है, और आपको पता है यूनिटी पावर फैक्टर सिर्फ रेजिस्टिव लोड के अंदर होता है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड के अंदर जो है वो रिएक्टिव पावर नहीं होती। आपको मैं एग्जांपल दे दूं, अगर बल्ब है तो बल्ब हमारा जो है वो 100 वॉट का है, तो यही इसकी एक्टिव पावर है, ये कोई रिएक्टिव पावर यूज नहीं करता। तो इस वजह से जो है वो अगर रिएक्टिव पावर 0 हो तो उसके अंदर जो है वो उसका पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी हो जाता है, 1 हो जाता है। और दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं कि जो रेजिस्टिव लोड होते हैं उसके अंदर जो एंगल होता है कोसाइन, मतलब अगर सिर्फ एंगल की बात करें हम, एंगल जो वोल्टेज और करंट के बिटवीन होता है वो 0 होता है। तो अगर हम कोसाइन का 0 ले लें तो वो भी जो है वो इज इक्वल टू 1 आता है, मतलब यूनिटी आता है। तो इस तरीके से जो है वो रेजिस्टिव लोड के अंदर जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे इंडक्शन लोड की, इंडक्टिव लोड की, जो कि मोटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, वहां पर पावर फैक्टर का यूनिटी होना इम्पॉसिबल है। वहां पर जो है वो यूनिटी के करीब तो हो सकता है, लेकिन वो यूनिटी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आइडियल स्टेट है। आइडियल स्टेट जो है वो आपको पता है बहुत कम ही जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो या पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ रेजिस्टिव लोड के अंदर जो है वो आइडियल स्टेट उसकी होती है। बाकी जो अगर इंडक्टिव लोड है तो वहां पर जो है वो पावर फैक्टर हमेशा डाउन ही होता है। पावर फैक्टर की जो है वो आगे 3 तरीके से हम उसको क्लासिफ़ाई करते हैं। एक उसका यूनिटी पावर फैक्टर होता है, जो कि आपने हल्का-सा देख लिया है, और लीडिंग पावर फैक्टर होता है, और आगे लैगिंग पावर फैक्टर होता है। अभी हम देख लेते हैं कि ये क्या हैं। यूनिटी पावर फैक्टर अभी मैंने आपको बता दिया है कि जब वोल्टेज और करंट के बिटवीन एंगल जो है वो 0 हो जाए, जैसा कि रेजिस्टिव लोड है, तो उस वक़्त जो है वो हमारा पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी हो जाता है। और इसकी एग्जांपल जो है वो रेजिस्टिव लोड है, जैसे कि हीटर है, आयरन है, बल्ब है। ये जो है वो रिएक्टिव पावर को यूज़ नहीं करते। इनमें वोल्टेज और करंट का जो एंगल है वो 0 होता है। तो इस वजह से इन लोड्स के अंदर पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी होता है। ये एक वेवफ़ॉर्म मैंने बनाई है वोल्टेज और करंट की रेजिस्टिव लोड के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसका स्टार्टिंग टाइम है वोल्टेज और करंट का वो सेम है। जो इसका पीक टाइम है, पीक एंगल है वो बिल्कुल सेम है, 90 के एंगल पे है। ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ये वोल्टेज और करंट, ये बेसिकली इसके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। वोल्टेज ज़्यादा है, करंट कम है। लेकिन जो इसका एंगल है वो एंगल जो है वो बिल्कुल सेम है। ये देखिए यहाँ पर 0 भी है, सेम 180 एंगल पे हो रहे हैं। तो इसके बिटवीन जो एंगल डिफरेंस है वो बिल्कुल 0 है, एंगल बिल्कुल 0 है। इस वजह से जो है वो ये रेजिस्टिव लोड है, और एंगल अगर 0 है तो cos 0 जो है वो इज इक्वल टू 1 होता है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है। अभी हम देख लेते हैं कि लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है। तो गाइस लैगिंग पावर फैक्टर तब होता है जब हमारा लोड का जो करंट है वो लैग करे वोल्टेज को। मीन्स ये है, अगर आप मैं एग्जांपल दे दूं आपको इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर को हम जैसे ही रन करने के लिए उस पे वोल्टेज सप्लाई देते हैं, तो उसके अंदर पहले जो है वो वोल्टेज स्टेबल होता है, उसके बाद जो है वो उसके अंदर करंट जो है वो फ्लो होना शुरू करता है। लेकिन ये इसमें टाइम डिफरेंस इतना कम होता है कि हमें फौरन लगता है कि जी अब मोटर चल गई है और करंट जो है वो स्टार्ट हो गया फ्लो होना। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा सा जो डिफरेंस
इंडक्टेंस आता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो करंट है वो लैग करता है वोल्टेज को, और उसकी वजह से करंट जो है वो वोल्टेज के पीछे-पीछे होता है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह दें कि जो करंट की वेव फॉर्म है वो पीक पॉइंट पर जो है वो वोल्टेज के बाद पहुँचती है। तो इस वजह से जो है वो करंट जो है वो उसको लैग कर रहा होता है वोल्टेज को। और ये जो लैगिंग है इसकी, ये सिर्फ़ इंडक्टिव लोड के अंदर होती है, जैसा कि मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इसके अलावा कंप्रेसर हो गए। तो इन लोड्स के अंदर जो है वो करंट लैग करता है, और इन्हीं लोड के अंदर, इंडक्टिव लोड के अंदर ही पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग की तरफ जाता है हमारा। ये मैंने वेव फॉर्म बनाई है, ये आप देख सकते हैं कि ये लेट्स सपोज़ वोल्टेज है, तो वोल्टेज जो है वो जल्दी स्टेबल हो गया है, इसी एंगल पे स्टेबल हो गया है। लेकिन जो करंट जो फ्लो होना स्टार्ट हुआ है, वो आप देखें, अगर मैं इसको लेट्स सपोज़ तकरीबन ये 60 एंगल बनता है, तो 60 एंगल पर जाकर जो है ये करंट जो है ये फ्लो होना स्टार्ट हुआ है। मतलब इतना जो है इसके अंदर डिले आ रहा है, ये जो करंट है ये इसके अंदर लैग आ रहा है। तो ये जितना कम होगा, ये लैग जितना कम होगा, उतना पावर फैक्टर जो है हमारा अच्छा होगा। तो इस करंट को जो है वो लैग करता है जो वोल्टेज से, इस एंगल को कम से कम होना चाहिए, ताकि हमारा पावर फैक्टर जो है वो बेहतरीन हो, वो ज्यादा से ज्यादा हो। और ये जो मैंने आपको वेव फॉर्म बनाई है, अब वही वेव फॉर्म है, वोल्टेज और करंट के बिटवीन जो एंगल है, इसी को जो है हम बेसिकली, अगर हम इसका कोस ले लें, तो यही जो है वो पावर फैक्टर होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये करंट जो है वो इस तरीके से इसको लैग कर रहा है, और वोल्टेज अगर पीक पॉइंट पर 90 एंगल पे पहुंचा है, तो ये देखें जो करंट अपने पीक पॉइंट पे पहुंच रहा है, ये तकरीबन ये 120 के एंगल पे या 150 के एंगल पे ये पहुंच रहा है। तो इस तरीके से जो है ये करंट लैग कर रहा है बाय एंगल ऑफ वोल्टेज। अभी हम देख लेते हैं कि लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है। तो गाइस, लीडिंग पावर फैक्टर तब होता है जब करंट जो है वो लीड कर रहा हो वोल्टेज को। मीन्स ये है कि जो करंट है वो जल्दी अपनी पीक पॉइंट पर पहुंच जाए, और जो वोल्टेज है वो उसके जो है वो पीछे पीछे आ रहा हो, उसके जो है वो लैग कर रहा हो। इस वजह से जो है वो इस प्रॉपर्टी को जो है हम लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। और ये यहाँ भी आपको बताइए, यहाँ भी लिखा हुआ है कि करंट वेव फॉर्म रीच इट्स पीक बिफोर दी वोल्टेज, मतलब वोल्टेज से पहले पहुंच जाए, वोल्टेज को लीड कर रही हो करंट वेव फॉर्म, करंट जो है वो लीड कर रहा हो, तो इसको जो है हम बेसिकली जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। और जो करंट की लीडिंग और लैगिंग है, ये उसके मैग्नीट्यूड पे नहीं है। अगर आप कहते हैं जी हमारा जो वोल्टेज है वो लेट्स सपोज 380 है, और करंट हमारा फ्लो हो रहा है जी जनाब 500, तो ये जो है वो करंट लीडिंग नहीं है, ये तो उसका सिंपल एक मैग्नीट्यूड है। जो लीडिंग है, लैगिंग है, ये उसके एंगल पे जो है वो डिपेंड कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको वेव फॉर्म पे दिखाया है। और जो ये लीडिंग पावर फैक्टर होता है, ये बेसिकली कॉमनली जो है वो कैपेसिटिव लोड्स के अंदर होता है, जो कैपेसिटर्स हमारे लगे होते हैं। इसीलिए जो है हम पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर करंट जो है वो लीड हो रहा होता है। तो इसकी वजह से हमारा जो पावर फैक्टर है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाता है। ये वेव फॉर्म है, ये आप देखें कि ये जहाँ वोल्टेज जो है वो ये देखें ज़ीरो है, अभी वोल्टेज स्टेबल नहीं हुआ है, और करंट जो है वो अपनी मैक्सिमम स्टेट तक पहुँच चुका है। तो ये जो है वो करंट इस तरीके से इसको लीड कर रहा है, और ये जो है ये बेसिकली लीडिंग इसका पॉइंट है। इस एरिया में वोल्टेज जो है इसको लैग कर रहा है, करंट जो है वो लीड कर रहा है, तो इसकी वजह से जो लीडिंग पावर फैक्टर हमारा जनरेट हो रहा है। अब देखते हैं कि अगर हमारा पावर फैक्टर लो है, वो हाई नहीं है, तो हमारा क्या डिसएडवांटेज है, और वापडा भी जो है, अगर हमारा जो सोर्स जहाँ से हम ले रहे होते हैं वहां से भी अगर वो पावर फैक्टर लो हो, तो वो हमें जो है वो पेनल्टी चार्ज करता है। वो क्यों करता है, उसकी रीजन क्या है, पावर फैक्टर लो होने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो हम इसमें देखते हैं। अगर पावर फैक्टर जो है वो लेट्स सपोज हमारा हाई है, पावर फैक्टर विल बी हाई, तो अपेरेंट पावर जो है वो कम यूज होगी। अपेरेंट पावर कैसे कम यूज होगी, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। या आप देखें कि केवीए जो है वो अगर मैं कहूँ पावर फैक्टर जो जैसे हमने इसकी फार्मूला पढ़ा है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है किलो वाट ओवर केवीए। अगर हम इसी केवीए को वहां ले जाएं, पावर फैक्टर को यहाँ ले आएं, तो यही फार्मूला बन जाता है केवीए इज इक्वल टू किलोवाट ओवर पावर फैक्टर। और अगर आप इसमें देखें तो जो केवीए है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिकली पावर फैक्टर के। तो अगर जो है वो पावर फैक्टर हमारा इंक्रीज होगा, तो केवीए जो है, जो पावर केवीए अपेरेंट पावर, टोटल पावर जो चाहिए होगी वो कम चाहिए होगी। और अगर हमारा पावर फैक्टर कम होगा, तो अपेरेंट पावर जो है हमें ज्यादा चाहिए होगी। तो यही वजह है कि गाइस, अगर हमारा पावर फैक्टर कम होगा, तो जो टोटल पावर जो हम यूज कर रहे हैं हम किसी भी सोर्स की, वो हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो, वो ज़्यादा हो, वो यूनिटी के जो है वो करीब-करीब ही हो, ताकि जो है हमारा केवीए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कम हो। और दूसरी बात गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि जो पावर फैक्टर होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पर इंडक्टिव लोड लगा होता है, वहाँ पर पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग के अंदर चल रहा होता है। यूनिटी से मतलब आप कह लें कि कम ही होता है, और लैगिंग के अंदर वो 0 पॉइंट तकरीबन 98 95 के करीब हो रहा होता है। तो यूनिटी के मतलब करीब ही होता है, लेकिन होता लैगिंग के अंदर है। ये लैगिंग क्यों होती है, क्योंकि पूरा प्लांट जो है वो इंडक्टिव लोड से
भरा होता है, इंडक्शन मोटर्स लगी होती है, तो उस वजह से जो है वो पावर फैक्टर जो है हमारा लैगिंग के अंदर चल रहा होता है। लेकिन होता यूनिटी के करीब है और होना भी यूनिटी के करीब ही चाहिए। अगर पावर फैक्टर कम होगा तो हमें अपेरेंट पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी और इसकी और भी डिसएडवांटेजेज़ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये फ़ॉर्मूला है, ये आपको शायद आपने पढ़ा हो, P इज़ इक्वल टू VI cos फाई। अगर हम इसको थ्री फेज में ले लें तो थ्री फेज के लिए हम शुरू में थ्री अंडर रूट लगा देंगे। तो अगर हम इसी फार्मूले को रेफरेंस लें तो अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो ये सारा जो चीजें हैं अंडर रूट थ्री वी और कोस फाई ये पावर डिवाइड हो जाएगा। तो यही जो फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी ओवर अंडर रूट थ्री वी कोस फाई। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो जो पावर फैक्टर है कोसाइन फाई जो है पावर फैक्टर वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर गाइस हमारा जो पावर फैक्टर है वो लो होगा तो जो हमारा ये जो करंट है ये इंक्रीज होगा और अगर करंट इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि हमारा जो कंडक्टर है वो करंट की बेस पर हमने यूज किया होता है। अगर करंट इंक्रीज होगा तो हमारा कंडक्टर भी छोटा पड़ सकता है। तो यही वजह है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो उन्होंने कंडक्टर यूज किया होता है वो एक प्रॉपर डिजाइनिंग के मुताबिक क्या होता है। अगर करंट एक लिमिट से ज्यादा हो तो उसकी क्या रीजन होती है कि उस करंट की वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेज भी बढ़ते हैं जिसको हम हीट लॉसेज कहते हैं। आई स्क्वायर आर लॉसेज बढ़ते हैं और इसकी वजह से पूरी पावर में भी लॉसेज आते हैं और उसकी वजह से जो है वो हमारा कंडक्टर साइज भी छोटा हो सकता है, उसके अंदर हीटिंग हो सकती है, हीटिंग की वजह से वो ब्रोक हो सकता है, मतलब कट सकता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है अगर हमारा पावर फैक्टर लो हो। ये देखें, ये अगर पावर फैक्टर हमारा हाई होगा तो करंट जो है वो हमारा वो कम फ्लो होगा। लेकिन अगर करंट पावर फैक्टर हमारा डाउन होता है, पावर फैक्टर हमारा सही नहीं होता, तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। करंट ज़्यादा होने की फ्लो होने की वजह से जो है वो आई स्क्वायर आर लॉसेस जो है वो हीट लॉसेस वो भी बढ़ेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बढ़ेगी। उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो लाइफ टाइम है वो भी जो है वो कम होगा क्योंकि कंडक्टर हीट होगा तो उसकी लाइफ टाइम भी कम होगी। और करंट अगर हमारा इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी आएगा, हीट लॉसेस होंगे। जो वोल्टेज ड्रॉप की बेसिकली जो है वो वापडा को सबसे ज्यादा परेशानी होती है अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाए। तो इस वजह से जो है वो वापडा हमारा जो सोर्स है वो हमें चार्ज भी करता है, हमें पेनल्टी लगाता है और हमारा जो सिस्टम है वो भी पावर फैक्टर के डाउन होने की वजह से काफी डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से जो है वो हमारा पावर फैक्टर जो है वो लाजमी यूनिटी के करीब होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो गाइस अभी हम देखते हैं कि पावर फैक्टर को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का जो सबसे कॉमन तरीका है इंडस्ट्रीज के अंदर वो कैपेसिटर्स है। हम कैपेसिटर लगाते हैं, आपको पता है, मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर जो है वो देता है। इसके अंदर जो है वो करंट लीड करता है। और दूसरा तरीका जो है वो सिंक्रोनस मोटर भी हम यूज कर सकते हैं। आपको पता है सिंक्रोनस मोटर के अंदर हम डबल एक्साइटेशन करते हैं। हम स्टेटर को भी सप्लाई देते हैं और रोटर को भी सप्लाई देते हैं जिसकी वजह से जो है वो करंट जो है वो लीड करता है। और फेज़ एडवांसर भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके इनको जब हम डिटेल से भी बाद में समझ लेंगे, तो अभी आपके लिए जो है वो इनको सिंपल देखना ही काफ़ी है कि कैपेसिटर्स जो है वो कॉमनली यूज़ करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो गाइज़ ये थी पावर फैक्टर से रिलेटेड जो है वो डिटेल्ड वीडियो कि पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर के पीछे पावर की टाइप्स जो है वो बेसिकली क्या होती हैं। तो अगर गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।